हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पे मेरा नाम है कार्तिक और आपका मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव मित्र पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे व्यापम के एग्ज़ाम्स के टिप्स के बारे में। जनरली लोग पूछते हैं यार आप कैसे सेलेक्ट होते हो, आपको कैसे एग्ज़ाम मतलब कैसे आप इजीली एग्ज़ाम निकाल लेते हो। तो दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वो ईजी नहीं होता है। आपको रेगुलर और कंसिस्टेंटली तैयारी करनी होती है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को निकलने। इट मे बी व्यापम नहीं, आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल हो, मल्टीटास्किंग हो, दे आर ऑल हैविंग एफर्ट्स। ओके, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग तो उसकी एक अलग तैयारी होती है कि आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने होते हैं, वहाँ टाइमिंग मैटर्स करता है। ठीक है, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एनी एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी कर रहे हो। बट आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो आज वो जो टॉपिक है हमारा व्यापम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जनरली मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपको नेशनल क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटरनेशनल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट मैथ्स और रीजनिंग, तो रीजनिंग जनरली व्यापम के एग्जाम में बहुत ही सिंपल होती है। आप चाहें तो बुक पढ़ के भी अपना बेसिक्स वगैरह मतलब क्लियर आउट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स तो वो थोड़ा आजकल ऐसा हो गया है कि एसएससी टाइप का पैटर्न थोड़ा ले लिया है और कुछ जो है बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मतलब एक तरीके से मिक्सचर बनाया गया है एग्जाम्स का। जो मैथमेटिक्स जिनकी बेसिक्स जो अच्छी होती है जनरली वो स्टूडेंट्स उनका एक बेस बना होता है तो वो थोड़ा कवर अप कर लेते हैं। बट अगर हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको डीप में स्टडी करनी होती है। और अब हम बात करें कि सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो होता है व्यापम का आप सभी को पता है काफ़ी ब्रॉड है, लार्ज हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स रिसेंटली व्यापम ने अभी लिए हुए हैं। तो जो क्वेश्चंस का जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब अगर आपने एक दो बुक से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने काफ़ी कुछ पढ़ के गया हूँ, फिर भी क्वेश्चंस जो है सिलेबस के बाहर आ रहा है। पर दोस्तों एक बात जो मैंने फील करी है, बिकॉज मैं भी एक एग्ज़ाम का एस्पायरेंट्स रहा हूँ और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स मैंने अटैम्प्ट किए हुए हैं, नॉट ओनली व्यापम मतलब ऑल इंडिया से लेके और स्टेट्स गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं मैंने काफ़ी अटैम्प्ट किए हैं। तो व्यापम के पेपरों में मैंने जनरली जो देखा है इनका यह रहता है कि जनरली जब आप कोई पर्टिकुलर बुक को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि पहले एक बुक को कवर अप करें, उसके जो टॉपिक्स हैं वो आप समझ लें। उसके बाद आपको कई सारी बुक्स की ज़रूरत हो सकती है, तो बेटर है कि आप कोई दूसरी बुक्स प्रेफर करें और उन टॉपिक्स को क्लियर करें। लाइक अगर हम पढ़ रहे हैं सपोज एमपीजी के, तो एमपीजी के अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर उनके आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस में। लाइक अगर हम वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ें तो आप किसी पर्टिकुलर बुक में, सपोज़ आप कोई बुक प्रेफर करते हो, मैं वैसे सपोज़ किसी को नाम नहीं लूँगा, बट सपोज़ अगर आप बेसिक अरिहंत की एक एमपीजीके की बुक आती है जो छोटी सी होती है, अगर आप उससे शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ एक टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। लाइक किसी पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान में कुछ उसकी मतलब जो विशेषता है। हमको ये करना है कि अगर हम राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम एक दो बुक्स कलेक्ट करें। हम गूगल का यूज़ करते हैं, विकीपीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है और कंपटीशन के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करना ये है कि अगर हम राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक सिर्फ एक बुक से कवर नहीं करना हमको। हम चाहे तो नोट्स, अगर हमारे पास टाइम है, लिखने की आपको आदत है तो बाकायदा आप नोट्स बना सकते हैं। बट अगर आप नहीं बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज और लर्न करने में अपना टाइम दें। तो मैं ये बोलूँगा, ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप राष्ट्रीय उद्यान का सपोज एक टॉपिक है, मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। अगर राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक अगर लेते हैं तो 2-3 बुक से उसको कंसल्ट कर लें और जो भी कॉमन चीज़ें वो आपको याद हो ही जाएंगी, आपको रिवाइज भी होता रहेगा और कुछ नई चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो आप उसमें ऐड करते जाएँ, एक टिक मार्क करते जाएँ फॉर द बिफोर एग्जामिनेशन कि हाँ हम इन्हें दोबारा से पढ़ सकें। ऐसे हम अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे तो जो व्यापम का जो अभी का जो हम सिलेबस देखने में आ रहा है वो इस तरीके से काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप न्यूज़पेपर के शौकीन हैं तो ज़रूर मैं आपको बोलूँगा कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो अपने पेपर के साथ साथ एक दूसरा पेपर भी यूज़ करें, मतलब पढ़ना शुरू कर दें। लाइक अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर सपोज दैनिक भास्कर पढ़ते हैं या पत्रिका पढ़ते हैं एज वेल एज, तो आप कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। लाइक डीबी पोस्ट पे एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको इंग्लिश कवर अप करने के लिए। उससे क्या होता है कि कुछ एक क्वेश्चंस मतलब जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो काफ़ी हद तक हमारी मेहनत बच सकती है। अगर एक रेगुलर हैबिट में डालें तो हमें पता भी रहेगा कि हमारे आसपास क्या चल रहा है और आपको पता भी होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट के साथ आपको रिक्रूटमेंट के नोटिस भी मिल जाते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टॉपिक्स की।
तो हम बात करते हैं पहले रीजनिंग की। रीजनिंग सर देखिए गाइस, ऐसा है कि रीजनिंग में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अपना बेस पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रीजनिंग आप ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं विथ लेस टाइम। अगर 25 क्वेश्चन का कोई पार्ट रीजनिंग में आ रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन विद ऑल करेक्ट्स। लाइक आपको 25 में 25 रीजनिंग में चाहिए, तभी आप अदर टॉपिक पे कवर अप करें। उससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ेंगे। मैथ्स आपका बेस होना चाहिए। मैथ्स को कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मैथ्स में सभी टॉपिक कवर करने हैं। और दूसरी बात मैं बोलूँगा, अगर मैथमेटिक्स में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्यापम की वेबसाइट पे आके मॉडल आंसर्स में एक ऑप्शन में आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस पेपर को पढ़ें, उनके टॉपिक्स देखें, बहुत ही हद तक सेम होते हैं। उनको आपको सॉल्व करना है और अपना स्कोर देखना है कि मेरा कितना अच्छा स्कोर हो रहा है और कितना अच्छा होगा। इस प्रकार से प्रीवियस पेपर और एमपी का जीके और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जीके जो भी पोर्शन होता है आपको प्रैक्टिस सेट से कवर अप करना है। आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसके टॉपिक्स देखें और जिस टॉपिक में आपको वीकनेस लग रही है कि नहीं यार मुझे ये वाला टॉपिक में थोड़ा सा डाउट लगा, सपोज राष्ट्रीय उद्यान मैंने लिया था कि यार मेरे को ये याद नहीं हो रहा है, तो हमें वापस जाएंगे, बुक को उठाएंगे, उस टॉपिक को कवर करेंगे, देन हम अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। हिंदी के लिए आप जनरली लूसेंट यूज़ कर सकते हैं, हिंदी के लिए काफ़ी है। और अगर आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत है तो आप अरिहंत वगैरह की भी हिंदी बुक ले सकते हैं, बट लूसेंट इज सफिशिएंट। बट टॉपिक्स मैं अभी भी दोबारा बोलूँगा, टॉपिक आपको कवर करना है। अगर आप कोई टॉपिक में फंसते हैं तो आपको दूसरी बुक प्रेफर करनी है। आपको मार्केट में ढेर सारी बुक्स मिल जाएंगी, आप जाइए, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की आपको कवर करना है। अब दूसरे टॉपिक दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश ये है कि जनरली मध्य प्रदेश में हम लोग रहते हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। तो जनरली हम लोग और हमारी रहन सहन बोलचाल की भाषा भी हमारी हिंदी होती है, तो काफ़ी मुश्किल होता है हम कुछ वर्ड सीख पाना, कुछ बोल पाना। बट दोस्तों सिर्फ ये मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी इंग्लिश पे हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक हमेशा कभी ना कभी काम आती ही है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई अच्छी सी ग्रामर की बुक ले लें और डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। उसमें आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ते रहें, वोकैब्स क्लियर करते रहें, जो भी उसमें मुहावरे होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, प्रोवर्ब्स वगैरह जो होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आपको डेली 1 घंटा अगर आप इंग्लिश में देंगे तो सफिशिएंटली आपको मतलब 25 में से 20 मार्क्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो जैसा मेरा हमेशा स्कोर रहा है, मैं जब भी 25 या 20 मार्क्स का कुछ एग्जाम्स या क्वेश्चन पेपर मैंने अटैम्प्ट किया है तो 20 में से 17-15 मैं हमेशा अटैम्प्ट किया हूँ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है हमेशा ही। और काफ़ी अच्छा मतलब मेरिट में मैं आया हूँ, जनरल मेरिट में। तो मैं सजेस्ट करूँगा इंग्लिश को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, उसको एकदम फोकस नहीं करना है, टाइम दें आपको 1 घंटा 2 घंटा, आप ऐसे तरीके से इंग्लिश निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन पेपर में है या नहीं है। सपोज किसी क्वेश्चन पेपर में मैनेजमेंट वगैरह आता है तो वो एक जनरल क्वेश्चन पेपर में जनरली नहीं पूछा जाता, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक लेके उसके कवर अप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो कि हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें हमें कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों करना यह है कि उसमें एक सब्जेक्ट है पेडोलॉजी, जो कि काफ़ी विस्तृत है। आप उसे ऐसे पढ़ें कि हम किसी को पढ़ा सकें। आपको करना ये है, क्या होता है जब हम इस पर्पस से पढ़ रहे होते हैं कि हमें किसी को पढ़ाना है तो हम उसकी बारीकी से पढ़ते हैं, क्योंकि सपोज सामने वाले ने अगर कोई हमसे कोई डाउट पूछ लिया तो हम उसे कैसे कवर करेंगे। तो हमें पढ़ना ऐसे कि हमें खुद समझ में जाए और सामने वाले को समझा सकें। और एक्चुअली पेडोलॉजी जो बाल विकास विज्ञान है उसका मतलब यही है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे किसी बच्चे को अगर वीक है तो उसे कैसे हम उसे सुधारेंगे, कैसे हम उसे डील करना है। क्योंकि हमें पढ़ाना है सबको और सबका दिमाग, सबकी बॉडी अलग है, सबका लेवल अलग होता है। इस पर्पज़ से हमें इस एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 घंटे निकालें रोज़, ऐसे समय चुनें जिसमें आपका माइंड भी फ्री हो, आपका आसपास का माहौल फ्री हो। आप सुबह का वक्त ले सकते हैं 6 बजे के बाद, उसको बस आपको पढ़ना है, याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, कोई फैक्ट आपको याद नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना है कि बस उसे पढ़ते जाना है और समझते जाना है। अगर आपने सिर्फ 3 बार भी उस टॉपिक को कवर कर लिया तो आई थिंक यू विल कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज़ इनफ फॉर यू। अब रही बात आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उतनी मेहनत करनी है। सपोज अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो हिंदी के एक टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द है तो उसके पर्यायवाची पूरे आपको याद होने चाहिए। अगर हम संधि की बात करें तो संधि के सारे फॉर्मेट हमको याद करने हैं विद उदाहरण। अलंकार की बात करें तो आपको अलंकार कवर अप करने हैं।
अलंकार के उदाहरण भी आपको देखने, तो उससे समझ आएगा। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे अवेलेबल्स हैं चैनल्स में वीडियोस काफ़ी, इस अलंकार के उदाहरण के साथ आपको बहुत ईजी तरीके से समझाया जा सकता है, वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। और तो दोस्तों ये काफ़ी यूज़फुल टिप्स थी जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ अपने एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे, और जो भी मेरा वीडियो नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, और वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, मैं बहुत ही यूज़फुल वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।